नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज 26 जनवरी है, मंगलवार है और आज के दिन जो अमंगल हुआ है लाल किले पर उसकी खबर आप सबको है। लेकिन आज मैं बात करूंगा कि इस अमंगल को क्या रोका जा सकता था और अगर इसे रोका जा सकता था तो क्यों नहीं रोका गया। इसको कौन रोक सकता था? क्या किसान नेता रोक सकते थे या नहीं रोक सकते थे? उन्होंने क्या गलतियां की? इसी तरह से सरकार और दिल्ली पुलिस भी अगर इसे रोक सकती थी तो वो क्यों नहीं रोक पाई और उसने क्या गलतियां की। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से सारी बात बताऊंगा। पहले थोड़ा सा घटना को संक्षेप में बता दूं जिन लोगों को ना पता हो उन्हें। आज भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि लाल किले पर एक धार्मिक झंडा फहराया गया। कुछ लोग जो किसान आंदोलन में शामिल थे वो बड़ी संख्या में ट्रैक्टर और दूसरी चीज़ों के साथ पहुँचे लाल किले पर और उन्होंने उस पोल पर उस ध्वज की जो डंडा है उस पर वो चढ़े उस पोल पर और उन्होंने अपना एक धार्मिक ध्वज फहरा दिया। ये वही झंडा है जिस पर हर साल भारत के प्रधानमंत्री इसी पोल पर जो है वो राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं 15 अगस्त के दिन। इसके अलावा और भी कई जगह हिंसा हुई। किसान आंदोलन जो है उसमें कई लोग बेकाबू हो गए और किसान आंदोलन की जो नियत जगह थी वहाँ से वो करीब 20 किलोमीटर दूर तक चले गए और उन्होंने आईटीओ पुलिस मुख्यालय के पास में तमाम उत्पात मचाया, लाल किले के पास पहुंच गए। इसके अलावा जगह जगह उन्होंने उत्पात मचाया, पुलिस से मुठभेड़ हुई। एक और जगह है जो उत्तरी दिल्ली में है, वहाँ पुलिस वालों के साथ मारपीट भी की गई बॉर्डर पे। अब मैं बात शुरू करता हूँ। सबसे पहले ही हम बताते हैं कि किसान आयोजन के जो नेता हैं उनकी क्या जिम्मेदारी थी और उन्होंने कहाँ कहाँ गलती की जिसके कारण ये सारा का सारा उत्पात फैला। पहली बात कि आंदोलन को जब एक ख़ास रूट तक जाने की इजाज़त थी और उस रूट को तोड़कर लोग कहीं और जा रहे थे तो इस बात की जानकारी जो आंदोलन के नेता हैं, जो आंदोलन को लीड कर रहे थे, उनके पास क्यों नहीं थी? उन्होंने उसको वो पता क्यों नहीं कर पाए कि कुछ लोग बीच में इस तरह के काम करने वाले हैं? ये एक बड़ा सवाल है। अगर आप आंदोलन के नेता हैं तो आपका धर्म बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आंदोलन में जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लें। इससे आप बच नहीं सकते हैं क्योंकि आप आंदोलन के लीडर हैं और आप ये नहीं कह सकते कि कुछ लोग थे वो घुस के आ गए और उन्होंने उत्पात मचा दिया। कुछ शरारती तत्व थे। एक नेता ने कहा कि जो है वो बाहर से कुछ लोग राजनीतिक लोगों ने घुसा दिए थे, ये भी आरोप लगाया है किसानों की तरफ से। लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं उनके बावजूद आप नेतृत्व कर रहे हैं। मैं आज से 100 साल पहले 1921 की बात बताता हूँ। इस देश में एक बड़ा आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन चल रहा था कि बिहार का जो चौरी चौरा जगह है वहाँ पे आंदोलनकारी जो है थाने में घुस गए, स्वतंत्रता सेनानी। पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और पूरे थाने को कब्जा कर लिया स्वतंत्रता सेनानियों, जिसमें 22 लोग मारे गए। 22 लोग पुलिस के लोग मारे गए। इस घटना के बाद में महात्मा गांधी ने इस पूरे जो कांड हुआ था चौरी चौरा कांड, उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और उन्होंने अनशन किया और आंदोलन, इतना बड़ा असहयोग आंदोलन जो अंग्रेज़ों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन रहा था, उसको भी वापस ले लिया। क्योंकि अहिंसा के साथ आप आंदोलन अगर चलाते हैं तो आप कुछ तो हासिल नहीं कर पाते। दूसरी बात क्या होती है कि जो सरकार का तंत्र है, वो अंग्रेज़ों की सरकार हो या हमारी सरकार हो, उसके पास बहुत सारे हथियार, बहुत सारी फौज, बहुत सारे पुलिसकर्मी होते हैं और आप उसको दमन करने का एक मौका देते हैं। तो समझदार जो आंदोलनकारी हैं वो कभी भी आंदोलन को हिंसक नहीं होने देना चाहते। और ये जो आंदोलन चल रहा है किसान आंदोलन, उसमें जो अखिल भारतीय किसान सभा और दूसरे संगठन के लोग हैं उनकी समझदारी पे कोई शक नहीं किया जा सकता क्योंकि वो सालों से आंदोलनों को संगठित कर रहे हैं। मैं आपको 22 सुनवाता हूँ, आप सुन लीजिए कि हनन मोला जो है वो किसान सभा के अध्यक्ष हैं, वो क्या कह रहे हैं। मगर हमारा कुछ खबरदार, कुछ असामाजिक तत्व, कुछ क्रिमिनल को इसके अंदर घुसने का कोई साजिश कर रहा है और इसको बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। इस बात के लिए हम लोग पुलिस को भी बताया था ऐसा कुछ हो, आप भी सचेत रहो। ये दरअसल क्या है कि राजनीति में जो सांप्रदायिक तत्व घुस जाते हैं, जो लोग धर्म की राजनीति करने वाले लोग घुस जाते हैं, तो वो यही करते हैं जो आज लाल किले पर हुआ। खालसा पंथ का झंडा वहाँ पे फहरा दिया गया। लेकिन मैं इसके ज़रिए इस पूरे आंदोलन के जो जिम्मेदार लोग हैं
मैं उनकी तरफ इशारा करना चाहता हूं। मैं अडवाणी जी का उदाहरण देके मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आज के आंदोलनकारी नेता भी वही कर रहे हैं और उनको ये नहीं करना चाहिए। अगर गांधी जी इतने बड़े देश भर में चल रहे आंदोलन की जिम्मेदारी ले सकते हैं तो आपको भी किसान आंदोलन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये आंदोलन आपकी देखरेख में, आपकी लीडरशिप में हो रहा था। और अगर इसके बावजूद कुछ गड़बड़ी हुई है, हालांकि हानन मोला कह रहे हैं कि उन्होंने सरकार को लिखित में सूचना दी थी कि कौन कौन लोग जो हैं वो आंदोलन में गड़बड़ी फैला सकते हैं। खैर, ये तो मैं मानता हूं कि सारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आंदोलनकारी नेताओं की है, जिससे वो बच नहीं सकते हैं। उनको अपने कैडर को हर हालत में नियंत्रित रखना था। कहीं गड़बड़ी हो रही थी तो रोकना चाहिए था, फ्रंट पे जाके रोकना चाहिए था। ये उन्होंने नहीं किया। दूसरी बात आती है दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस जो है उसको ये सोचना चाहिए कि इतने दिन से आंदोलन चल रहा है, दिल्ली के बॉर्डर पे वो बैठे हुए हैं। आज वो अगर दिल्ली में आ रहे हैं, ट्रैक्टर मार्च करने वाले हैं, आपका जो पूरा का पूरा इंटेलिजेंसिया क्या कर रहा था? आपकी एजेंसीज क्या कर रही थी? कहीं कोई इंटेलिजेंट एजेंसी का कोई इनपुट तो रहा होगा, और रहा होगा नहीं, रहा था। दीपेंद्र पाठक इस मार्च से, ट्रैक्टर मार्च से पहले स्पेशल कमिश्नर दिल्ली पुलिस के, मीडिया को बता रहे थे कि उनके पास इनपुट्स हैं कि कुछ लोग गड़बड़ी फैला सकते हैं। वो ये बता रहे थे कि पाकिस्तान से भी कुछ लोग डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने ये नहीं पहचान कर पाए कि कहाँ से लोग घुसेंगे, कौन लोग घुसेंगे, कहाँ से जाएंगे। अरे ऐसे समय पे तो चप्पे चप्पे पे जो है वो एक इंटेलिजेंस सिस्टम बैठा होता है। सिर्फ दिल्ली पुलिस का इंटेलिजेंसिया नहीं, ये देश का इंटेलिजेंसिया फेल है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास आईबी है, हमारे पास रॉ के लोग हैं। जब इतना बड़ा आयोजन हो तो रॉ की भी भूमिका आ जाती है। इसके अलावा LIU है उत्तर प्रदेश की, और बहुत सारे जो है वो इंटेलिजेंस सिस्टम थे। उनके इनपुट्स कहाँ हैं, उन इनपुट्स का क्या इस्तेमाल हुआ? अगर वो फेल कर गया तो ये ज़्यादा बड़ी चिंता की बात है कि लाल किले पे कोई झंडा फहराने वाला है और आपका सिस्टम फेल कर गया। पहली गलती। दूसरी गलती दिल्ली पुलिस की ये है कि जब आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट थे, आपको लग रहा था कि दिल्ली में गड़बड़ी हो सकती है, तो आप लोगों ने जो है वो इस मार्च को इजाज़त क्यों दी? मार्च को इजाज़त देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आप पे दबाव नहीं बनाया था। कुछ लोगों ने जाके सुप्रीम कोर्ट से रोक लगाने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फैसला दिल्ली पुलिस को करना है। दिल्ली पुलिस को क्यों करना है? क्योंकि दिल्ली पुलिस जानती है कि वो कानून व्यवस्था को इस स्थिति में हैंडल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। लेकिन मार्च से एक दिन पहले दिल्ली पुलिस ने क्या बयान दिया कि ऐसे बहुत सारे आंदोलन हम हैंडल कर चुके हैं, हमारा अनुभव है, हम कर लेंगे। आपको याद होगा इसी चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाया था और ये आशंका जताई थी कि दिल्ली पुलिस इस मार्च की इजाज़त शायद ना दे, क्योंकि कोई भी एक ऐसा कारण दिखाई नहीं दे रहा था, कम से कम प्रशासनिक नज़रिए से, कि इसको इजाज़त दी जा सकती थी, क्योंकि इसमें कुछ लोग घुस सकते थे, लंबा मार्च था, इसमें बैठे कुछ लोग उत्पाती हो सकते थे। ये सारी आशंकाएं जताते हुए मैंने निष्कर्ष निकाला था कि इस बार मार्च को इजाज़त नहीं मिलेगी, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद सब लोगों को अचरज हुआ कि पुलिस ने अचानक इसको इजाज़त कैसे दे दी। ये एक बड़ा सवाल है और ये दिल्ली पुलिस का एक फेल्यूर है कि इतनी बड़ी चीज़ जो है वो भांप नहीं पाए, और अगर भांप गए थे तो उसको नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की, बल्कि बड़े बड़े प्रतिष्ठित अखबारों की जो कवरेज आई है, नवारा टाइम्स जैसों की, वो बता रही है कि कई जगहों पे पुलिस आंसू गैस के गोले फेंक कर जो प्रदर्शनकारी हैं उनको उकसाने की कोशिश करती रही। एक आरोप ये भी लग रहा है कि जब लोग उस खंभे पर चढ़कर जो है वो धार्मिक ध्वज फहराने की कोशिश कर रहे थे लाल किले पर, तो पुलिस वाले वहाँ तमाशा देख रहे थे। एक आरोप ये भी लगा है जो कि किसानों की तरफ से लगाया गया है। एक चीज़ और कि 20 किलोमीटर दूर जब आते हैं लोग आपके पास में, कहाँ ITO, कहाँ संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, इस बीच में पुलिस को कहीं कोई रोकने की जगह नहीं दिखती है जहाँ से उनको रोक सके। आपके शहर में लोगों की भीड़ घुस रही है, क्या वो लूटपाट शुरू कर देगी तो आप क्या करेंगे? उन्होंने तो आपके साथ ही टकराव लिया। अगर मान लीजिए कुछ और कर देते, अगर मान लीजिए अगर वो ITO आ गए थे, वहाँ से 5 किलोमीटर अगर वो राजपथ की ओर मुड़ जाते, जहाँ पे 26 जनवरी की आज परेड हुई थी, तो देश और ज़्यादा कलंकित होता और हिंदुस्तान का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, हमारी सरकार है, वो खतरे में पड़ जाती, क्योंकि हमारी वहीं संसद है, वहीं राष्ट्रपति भवन है, वहीं इंडिया गेट है। तो पुलिस को तो इस मामले में विचार करना ही पड़ेगा। अभी गृह मंत्रालय की एक बैठक हुई है थोड़ी देर पहले, अमित शाह जी ने ली है, जो गृह मंत्री हैं, और मेरा मानना ये है कि सारा का सारा इंटेलिजेंस सिस्टम और ये पूरा सिस्टम उन्हीं के अधीन आता है। तो ज़रूर आज नहीं तो कल संसद में गृह मंत्री पर ये सवाल उठेंगे कि जब इतनी बड़ी घटना हो गई तो आपका सिस्टम क्या कर रहा था, क्योंकि अब ये पूरा का पूरा जो है दारोमदार उनके ऊपर आ गया। अब मैं बात करता हूँ पॉलिटिकली इस आंदोलन को किस तरह से मिस हैंडल किया गया
गलत तरीके से हैंडल किया गया और कैसे इस आंदोलन को ट्रैक से भटक जाने दिया गया। ये पॉलिटिकली मिसहैंडल करने का मतलब है सरकार की तरफ से जो गलतियां हुई। ये आंदोलन अभी से नहीं चल रहा है, 5-6 महीने से चल रहा है। पंजाब में किसान रेलगाड़ियां रोक रहे थे और महीनों रेलगाड़ियां वहाँ पे रुकी रहीं, धरने चलते रहे। एक भी व्यक्ति सरकार का उससे बात करने के लिए नहीं गया। किसान आंदोलन को जब वो बहुत छोटा था उस वक़्त नियंत्रित किया जा सकता था, बातचीत की जा सकती थी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी बातचीत नहीं हुई। सरकार आराम से बैठी रही और वहाँ पे आंदोलन बड़ा होता गया। आंदोलन के बारे में सरकार ने थोड़ी सी सक्रियता तब दिखाई जब आंदोलनकारी दिल्ली की सीमा पे आ गए, और दिल्ली की सीमा पे आने के बाद में दिल्ली की सीमा में भी आंदोलनकारियों को घुसने नहीं दिया गया। अगर वो उस दिन आए थे और दिल्ली में प्रदर्शन करके लौट जाते तब भी हो सकता था कि काफ़ी हद तक ये गुबार फट जाता। इस बीच में सीमा पे अलग अलग जगहों पे धरनों का आकार बड़ा होता गया और सरकार की तरफ से और सरकारी पार्टी की तरफ से उनको उकसाने की लगातार कोशिश होती रही। जैसे मैं बताता हूँ कि सोशल मीडिया पे बार बार कहा जाता रहा कि ये खालिस्तानी हैं या इनमें खालिस्तानी एलिमेंट घुसे हुए हैं। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने भी कही। अगर मान लीजिए ट्रोल सोशल मीडिया पे बोल रहे थे तो उस वक़्त तक ये स्वीकार हो जाता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार जब लिख के लेगी अधिकृत रूप से तो किसान को आप उकसाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा बार बार सोशल मीडिया पर एक बात कही गई, मुट्ठी भर किसान, मुट्ठी भर किसान, मुट्ठी भर किसान। जब आप कहते हैं कि ये बहुत थोड़े से हैं तो वो संख्या बढ़ाने के लिए गांव से और आ जाते थे। बड़ी संख्या पे पूरे देश के गांव-गांव में अभियान चल रहा था। आज भी 300 जिलों में शायद जो है वो प्रदर्शन हुआ है, सिर्फ दिल्ली में नहीं हुआ है, हर राज्य की राजधानी में हुआ है प्रदर्शन, और ये लगातार जो है चल रहा था और आप उसको बढ़ने दे रहे थे, आपने उसको फिर भी कम करने की कोशिश नहीं की। तीसरा, जब आप बातचीत कर रहे थे, जब बातचीत करती है सरकार किसी के साथ में तो एक बैक चैनल भी होता है जिसके ज़रिए बातचीत जारी रखी जाती है। आप आके वहाँ विज्ञान भवन में बैठ जाएंगे, आप कहेंगे देखो जी समझ लो, कानून तो नहीं बदला जाएगा, पहले यहीं से शुरुआत की थी सरकार ने। वहाँ से वो नेता आएंगे, कहीं नहीं कानून तो आपको वापस ही लेना पड़ेगा, वो चले जाएंगे। पीछे से कुछ लोग, सरकार के प्रतिनिधि, कुछ मध्यस्थ लगातार अगर किसानों के संपर्क में रहते, वो ये पता लगाने की कोशिश करते कि भाई किस मुद्दे पे जाके मामला अटक सकता है, वो ये पता लगाने की कोशिश करते कि इस आंदोलन में कौन कौन अड़ियल नेता हैं, उनको अलग तरीके से एड्रेस करते, उनसे और बात करते। उसकी जगह सरकार उनको उकसाती रही। कभी ईडी के छापे पड़ने लग गए नेताओं के यहाँ, कभी उनसे पूछताछ के लिए नोटिस जाने लग गए। इन सब चीज़ों से भी वो बहुत नाराज़ हो गए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर का ईंधन बेचने पर रोक लगा दी गई। भाई दिल्ली में आंदोलन हो रहा है, दिल्ली पुलिस ने आपसे कोई रिक्वेस्ट की थी क्या कि आप यहाँ मत आने दीजिए? लेकिन आप वहाँ पे, ये देश एक सिस्टम से चलता है, ये कोई पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं चलता कि आपकी पार्टी केंद्र में बैठी हुई है तो अपने राज्य में आप ट्रैक्टर रोकने की कोशिश करोगे। इसके कारण लगातार गुस्सा किसानों के अंदर बढ़ता जा रहा था और उस गुस्से का फ़ायदा ही आज जो भी ये उत्पाती तत्व थे उन्होंने उठाया। ये निश्चित है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और गृह मंत्री ने भी कहा है। लेकिन इसके अलावा ये एक घटना अलग है, किसान आंदोलन और किसानों की मांगें जो लगातार चल रही हैं उन पे अभी भी सरकार को कुछ पॉलिटिकल तरीके अपनाना चाहिए। ये जो चीज़ें हैं ये सारे के सारे सबक हैं इस आज के बाद से कि किस तरह से 70 साल का सबसे बड़ा कलंक हमारे लोकतंत्र पे लगा, किन किन लोगों की गलतियां थी, उसमें पुलिस की क्या भूमिका थी, उसमें प्रशासन की क्या भूमिका थी, उसमें नेताओं की क्या भूमिका थी, उसमें सरकार की क्या भूमिका थी, ये जानने की मैंने कोशिश की इस विश्लेषण में। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए। अगर आपको लगता है इस वीडियो में कुछ और जानकारी हो सकती थी या कुछ कम है तो आपकी टिप्पणियों का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार, जय हिंद।